गुड इवनिंग सभी को। और आज का दिन सभी के लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा। जो लोग CSE 24 को मेंस देकर आए होंगे, खास तौर से पेपर फर्स्ट की चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं मित्रों। तो पेपर सेकंड भी है और कल का ऐसे का पेपर भी हुआ है, लेकिन इन दोनों की चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे, क्योंकि एक साथ तीन तीन पेपर को एक ही दिन में वीडियो के माध्यम से और उसमें भी परिचर्चा के माध्यम से एक्सप्लेन करना, वो भी सटीकता के साथ, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। आप सभी बहुत जागरूक लोग हैं, अवेयर लोग हैं, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चला जाए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज का पेपर फर्स्ट था, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों मिलाकर आपको सवाल होते हैं। जहां तक मैंने अभी पेपर का विश्लेषण किया है, तो उसमें यूपीएससी बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जाम में बच्चों के साथ खेला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सारे बाबा दादाओं का जितना भी गेस था, पूरी तरीके से जो है लपेटे में आ चुका है। क्योंकि यूपीएससी ने पूरी तरीके से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चरल पोर्शन हो, उसमें सामान्य तौर पर जो भी करंट इवेंट्स होता है उसको पूरी तरीके से निकाल दिया है। सामान्यतः ये होता था कि 5-7 क्वेश्चनों में करंट इवेंट्स में या करंट में जो चीजें चर्चा में रही थी या रहती थी, उनको इन क्वेश्चनों के साथ यूपीएससी कोलैटरल करता था। लेकिन इस एग्जाम में या इस साल के इस पेपर में वो ट्रेंड पूरी तरीके से बाईपास कर दिया है। दूसरा, इसका तात्पर्य यह हो गया कि सामान्य तौर पर यूपीएससी ने एज इट इज स्टैटिक पोर्शन को और ट्रेडिशनल पोर्शन को ही बरकरार रखते हुए इस साल के क्वेश्चनों को सेट किया है। नंबर फर्स्ट। नंबर दूसरा, बहुत लोगों के साथ पूरे दिन भर में डिस्कशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कई लोग कहते हैं कि सर पेपर बहुत आसान था, वगैरह वगैरह वगैरह। इसका इंसेंस यही है कि उनको लगता है कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन आपको बाहर से देखने पर जरूर पेपर आसान लगता होगा, लेकिन आप जितना समझते हैं पेपर उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया है इसके अंदर कि आप समझ नहीं सकोगे, या आप की समझ से बाहर होगा। जब हम अभी डिटेल्ड एनालिसिस चर्चा करेंगे कि प्रॉपरली जो आंसर का कोर कंसर्न होना चाहिए था, वो कहां से स्टार्ट करना था, कहां पर मिड में क्या लिखना था और कंक्लूजन में क्या लिखना था, इस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि पेपर आप जितना समझते हो उतना आसान है नहीं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ क्वेश्चनों को देखने के बाद यह लगता है कि किताबों में या आपकी नोट्स में या बाजार की नोट्स में जहां आप 50 शब्द नहीं लिख सकते, वहां पर यूपीएससी ने लगभग 150 शब्दों के प्रश्नों को पूछ लिया है। ऐसा कई बार होता है, लेकिन इस साल बड़ी सटीकता से ये स्ट्रैटेजी यूपीएससी की इसमें दिखाई पड़ती है। और जहां पर बहुत कुछ लिखने के लिए है आपके पास, वहां पर लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स और क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दे दिया है कि आपके लिए 150 शब्द पहाड़ जैसे लगने आवश्यक, मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि 150 शब्दों में लिखना भी आपको पहाड़ के जैसा यहां पे महसूस होगा। तो ये तीसरा, ये तीन ऑब्जर्वेशंस है मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो आज के पेपर में। तो डिटेल्ड एनालिसिस की शुरुआत हम आज से करेंगे, और इसके बाद भी कल का जो ऐसे का पेपर हुआ है, आज का भी जो सेकंड सेशन में पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का, कल भी इकोनॉमी साइंस टेक्नोलॉजी और उसके बाद एथिक्स का पेपर होगा, उनकी भी लगातार हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो चला जाए आज के सेशन को और विश्लेषणात्मक परिचर्चा को शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन अगर मित्रों आप देखेंगे तो अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लैटर वैदिक पीरियड।
अब इसका हिंदी में अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है। उत्तर को 150 शब्दों में लिखना है। महत्वपूर्ण है दो चीजें यहां पर, एक तो है सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, दूसरा ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक। सभी जानते हैं कि निएंडरथल और उसके बाद स्टोन एज में हम सबसे ज्यादा 3800 साल रहे। उसके बाद आता है वैदिक काल, सॉरी उसके बाद आता है आपको हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन होता है, फिर शिफ्ट होता है गंगा के मैदान में कल्चर, जिसको 4 वेदों की इस काल में निर्माण के कारण वैदिक काल कहा जाता है। अब इस वक्त की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां यहां तक के इतिहास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटली व्यापारी वर्ग की सभ्यता थी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में अगर नगरों का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो 2 तरह के नगर बसाए गए थे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सामान्य तौर पर बड़े बड़े नगरों की संकल्पनाएं दिखाई पड़ती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, ये बड़े बड़े शहर थे और खास तौर से ये व्यापार के केंद्र हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऋग्वैदिक काल तक एक परिवर्तन ये होता है कि इस ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के शहरों की जानकारी हमको मिलता है। एक तो जो है व्यापारी नगर, एक का नाम होता है व्यापारी नगर और दूसरा शिल्पी नगर। तो इस काल के दौरान अर्थात ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल के तहत शिल्पी या शिल्पकारों का बहुत ज्यादा विकास हो चुका था और खास तौर से लोहे का इस्तेमाल इस काल में ज्यादा हो गया। गंगा के मैदान में लोग एक आपको स्थायी कृषि करने लगे और लोहे के औजारों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होने लगा। और इसमें भी एनसीईआरटी लिखता है कि कुल्हाड़ी और आपको जो है दराती का, मतलब जिसको हाशिया कहते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। इसका कारण यह था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे जंगलों को काटकर निवास स्थान और अतिरिक्त एग्रीकल्चर के लिए जमीनों को हासिल करना, यह महत्वपूर्ण आपको जो है उपक्रम इस काल के दौरान चला था। तो यहां पर लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी काल में हम कांसा और तांबे को भी उतना ही महत्व देते हैं। सामान्य तौर पर इस काल में सोने का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन करेंसी के रूप में नहीं। राजा महाराजाओं का या समाज के कुलीन वर्ग में सोने का प्रचलन बढ़ा और सोना आज भी आकर्षण की वस्तु इसी कारण से है। बाद में हम देखते हैं कि गुप्ता काल में सोने की पहली बार करेंसियां चलाई गई समुद्रगुप्त के काल के अंदर। और गुप्त साम्राज्य के पतन का कुछ इतिहासकार यही एक कारण मानते हैं, क्योंकि सोने की मुद्राओं को चलाने के बाद लोगों ने इन सोने की मुद्राओं को अपने घर में संचित करके रखा। विनिमय की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। लेकिन वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो है, पूरे वैदिक काल के अंदर देखेंगे तो मुद्राओं का कोई प्रचलन आपको नहीं मिलता। कभी भूमि दान में दे देते थे, दान में इन द सेंस की करेंसी का काम भूमि करती थी। इसके बाद आता है आपको पशुधन बहुत ज्यादा पैमाने पर विनिमय की वस्तु बना, मतलब बार्टर व्यवस्था थी, एक वस्तु के बदले दूसरी व्यवस्था को देना। यह सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं का प्रचलन था। कुछ माप तोल के साधन भी यहां पर मिलते, जैसे कि मैंने कहा व्यापारी नगर थे, तो व्यापार में जो लोग संलग्न थे वो तोल माप की आपको जो है मेजरमेंट की वस्तुओं को या उन आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते होंगे। शिल्पकारिता में सुनार, लुहार, चमार, इस प्रकार की धीरे धीरे वर्ग आधारित व्यवस्था निर्माण हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का जन्म जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में यही क्लासिफिकेशन बाद में वर्ग और वंश आधारित बना और फिर व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्धारण होता है। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण और एक सुवर्ण काल के जैसी लगती है। या इस वक्त समाज में बूढ़े, बच्चे, महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता था। गार्गी को आप देखते हैं,
अपाला घोषा, इन लोगों ने जो है शास्त्रोक्तार्थ में वाद विवाद किया हुआ भी उल्लेख हम लोगों को मिलता है, खास तौर से ऋग्वैदिक काल के अंदर। उत्तर वैदिक काल में आते आते सामाजिक व्यवस्था बदल गई। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त कुटुंब पद्धतियां थी, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे संयुक्त कुटुंब पद्धति का प्रभाव कम होने लगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त कुटुंब पद्धति में जो बंधन थे, व्यापारी नगर में परिवार के कुछ सदस्य व्यापारी नगर में माइग्रेट कर जाने के बाद यहां पर यह बंधन और ये स्वतंत्रता का उपभोग बढ़ने लगा। तो ऋग्वैदिक काल में सामान्य तौर पर वैदिक काल की जो स्थितियां थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसी काल का, उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम दशक है, यहीं पर स्त्रियों की दशाएं थोड़ी बहुत बिगड़ने लगी। फिर यहां से सती, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंधन, महिला शिक्षा, महिलाओं को शास्त्रोक्त या शास्त्रार्थ करने का अधिकार छीन लिया गया। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक काल ये एक निगेटिव या नकारात्मक प्रकार के सामाजिक समाज के सभी मापदंडों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में इस प्रश्न का उत्तर लिख देना था। घटित परिवर्तन क्या हुए? तो ऋग्वैदिक काल में एक पॉजिटिव सेंस में इसको लिखना है, आर्थिक और सामाजिक दो पक्षों के तहत, इकोनॉमिक एंड सोशल। और पोस्ट वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक काल में भी इन दो ही सेंस में परिवर्तन के कारणों के साथ अगर लिख देते, इस प्रश्न का उत्तर आराम से लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 150 शब्दों में प्रॉपरली क्या लिखे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जहां पर बहुत ज्यादा आप जानते हैं वहां पर बहुत लिमिटेड पूछा है यूपीएससी, और जहां कुछ नहीं जानते वहां बहुत सारी चीजें पूछ लिया है। तो ये इसका नमूना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, लिखा हुआ है। कई बार बताया, 8 दिन पहले ही मैं अभी एंसेंट इंडिया पढ़ा रहा हूं, मैं चोल एम्पायर को पढ़ा रहा हूं। चोलों का उदय 2 बार होता है। एक होता है 950 ईडी से लेकर एडी से लेकर 1015 तक, और उसके पहले चोलों का साम्राज्य थोड़ी देर तक रहता है। खास तौर से चोल एम्पायर में राजेंद्र प्रथम और राजराजा के ये जो है बेटा थे, जिन्होंने श्रीलंका को उस वक्त जीता था। कई बार मैंने बताया कि भारत में जहां नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का शासन होता है, इसका डिक्लिनेशन होता है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्ष साम्राज्य, नॉर्थ इंडिया में जब ये गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य को गोल्डन ईरा ऑफ द नॉर्थ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना, सुवर्ण काल कहा जाता है। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य यहां पर प्रस्थापित होता है। कुल मिलाकर जैसे अरुणाश्व नाम के एक इन्हीं के सरदार ने जो है इनके 2 बेटों की हत्या कर दी और पूरा वंश नाश कर दिया। उसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य डिक्लाइनेशन होता है। 2 चीजें देखने को मिलती है हम लोगों को इस पूरे नॉर्थ इंडिया का जब सुवर्ण काल रहता है। दक्षिण भारत में बहुत सारी अव्यवस्थाएं, अनियंत्रितताएं होती है, लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से अनिश्चितता होती है तब दक्षिण मजबूत होता है। यह प्राचीन भारत के इतिहास का ट्रेंड याद रखना है। और उसमें भी पल्लव, उसके बाद चालुक्यंस, उसके बाद चोला, ये 3 साम्राज्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है। किस मामले में? कला और साहित्य के मामले में। सामान्यतः आप देखेंगे तो राजराजा और उसके साथ साथ राजेंद्र प्रथम कलाओं के बहुत बड़े आपको विद्वान थे स्वयं में, जिनको ट्रिनिटी ऑफ द कर्नाटका संगीत कहते हैं। अभी अभी हम लोगों के प्रधानमंत्री गए थे सिंगापुर में, आपने वहां पर उनका स्वागत किया गया था तमिल लोगों के द्वारा, और तमिल वहां की एक आधिकारिक चौथी लैंग्वेज है, सारी दुनिया जानती है। अब ये तमिल वहां कैसे पहुंचे, अभी जरा इसका इतिहास जान लीजिए। चोलों के साम्राज्य में इनका व्यापार एक तो जो है अफ्रीका की तरफ मडागास्कर में, आपने देखा होगा कि जब जल्लीकट्टू के ऊपर प्रतिबंधन लगाने की बात आई थी तो मडागास्कर की करेंसी में जल्लीकट्टू का चित्र छपा हुआ नोट प्रस्तुत किया गया था, और इसी के आधार पर जल्लीकट्टू को आज भी कायम रखा गया है। नंबर फर्स्ट, इसका मतलब
चोलों का व्यापार का जो पश्चिमी एशिया तक का रास्ता था वो अरबी समंदर से जाता था, क्योंकि ये समुद्र के निवासी थे, नॉर्थ इंडिया की तरह लैंडलॉक नहीं थे, बराबर। दूसरा, यहां से ये मलेशिया जाते थे और मलेशिया होता हुआ संपूर्ण मलय प्रायद्वीप में तमिलों की बस्तियां बनी। 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर गरीब है, झोपड़ियों में रहता है, पूरी तरीके से बैकवर्ड है, इसलिए 65 में इसको अलग कर दिया अपने से, और तमिल लोग मलेशिया से शिफ्ट हो गए सिंगापुर में। और जब प्रधानमंत्री गए तो तमिल के लोगों ने भरतनाट्यम का एक डांस प्रस्तुत यहां इनके स्वागत में किया था, आपको जानकारी होगी। यह सारा चीज घटित हुआ राजेंद्र प्रथम के काल में। उसके बाद इन्होंने गंग राजवंश तक जीतने की कोशिश की थी। उड़ीसा असम का जो इलाका था और गंगा का जो प्रदेश है, लोअर लैंड ऑफ गंगा या गंगस बेसिन, इसको जीतने के बाद जब राजेंद्र प्रथम वापिस आए दक्षिण में, तो इन्होंने स्वयं को गंगईकोंड चोलपुरम नाम की उपाधि से स्वयं को नवाज लिया था, या ये उपाधियां धारण कर ली थी, याद होगा आपको, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ईस्टर्न एशिया से और वेस्टर्न एशिया से पूरी तरीके से चोलों का न केवल दक्षिण भारत में बल्कि एशिया के इन दो भागों में भी व्यापार और विनिमय हुआ करता था। इसलिए इन व्यापार के माध्यम से या इस प्रभुत्व के कारण देश दुनिया के कवियों को, साहित्यिक लोगों को इन्होंने यहां पर बुलाया। अब आप दो चार एग्जाम्पल दे सकते हैं। थिरुवल्लुर, अगले साल हम सिंगापुर में थिरुवल्लुर का एक जो है कल्चरल सेंटर बनाने जा रहे हैं। अभी सिंगापुर में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। तो थिरुवल्लुर ये चोल साम्राज्य के ही बहुत बड़े संत हुए 9वीं और 10वीं शताब्दी में, और इसके बाद संत कवियों की परंपरा तमिल कल्चर में शुरू हो जाती है। तो इस करंट के इवेंट को आप अपने उत्तर के साथ इस तरीके से एसोसिएटेड करते मेरे भाई, तो आराम से तुम्हारा प्रश्न औरों की तरह या औरों की तरह नहीं होता, तुम्हारे उत्तर का क्वालिटी जो है एग्जामिनर को आकर्षित कर लेता कि आपने किस तरीके से अभी प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा में जो इवेंट हुआ है वो इस क्वेश्चन के साथ कैसे जोड़ा, और चोल एम्पायर में कला साहित्य का विकास कैसे हुआ। आगे भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इस बार दक्षिण भारत के इतिहास से। और मैं कई बार कहता हूं कला संस्कृति और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, यहां से बिल्कुल 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके बनने हैं तो बनने हैं, बिल्कुल काले पत्थर की लकीर है, बच्चे मानते नहीं। एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है और किताब पढ़ने की। आपको एक पतली सी किताब पढ़ लो, 70-80 पन्ने की है, बस उसी में हो जाएगा। कितना लिखोगे भाई? 150 शब्दों में लिखना है। लेकिन शुरुआत कैसे करें, मध्य में क्या लिखे, आखिरी में क्या लिखे, और करंट को ना पूछे अपने से क्या मतलब। लेकिन यूपीएससी कभी भी ये नहीं चाहता कि आप स्टैटिक पोर्शन पर ही अड़े रहे। कुछ अगर महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और उसका संबंध अगर क्वेश्चन के साथ लगा सकते हैं तो आराम से आप उसको लगाइए, कोई आपको यहां रोकने टोकने वाला नहीं है। इससे तो और अच्छी बात है, क्योंकि सारे लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, वो तो सारी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर सिंगापुर की इस इवेंट को इसके साथ एसोसिएटेड करते हैं तो आप सजग कहलाए जाएंगे। और आपकी नजर कितने दूर तक जाती है, तो इस क्वेश्चन की यूनिवर्सलिटी पर हम लोगों ने फोकस किया है, और इस क्वेश्चन की यूनिवर्सलिटी या विश्वव्यापकता के साथ इसको करेक्ट करने, इसको हम कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे इस तरीके से। तो एग्जामिनर का अपने आप ध्यान आपकी तरफ, आपके पेपर की तरफ आकर्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और इसके परिणामों को स्पष्ट करिए। याद रखिए 1942, और यह पहला आंदोलन है हिंदुस्तान का जिसमें कोई नेता नहीं था, और लोग स्वयं फुर्तता के साथ जो है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले यह बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छोटे मोटे रिटेलर हो, महिलाएं हो,
सब अपनी अपनी स्व प्रेरणा से स्वयं पूर्तता के साथ इस 1942 के आंदोलन में कूदे थे। क्योंकि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा गांधी जी ने किया था, वैसे ही ब्रिटिशों ने सारे महत्वपूर्ण या टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया था। समाज में नेतृत्व करने वाला तो कोई नहीं था। लेकिन 1942 तक गांधी की भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि गांधी कभी हथियार नहीं उठाए। गांधी के पास एक ही शस्त्र था और वो था उपवास का, उपोषण का और सत्याग्रह का और आपको धरना देने का, बस। इसके अलावा गांधी लेकिन न करते हुए भी लोगों के मन से, क्योंकि 1920 से पहले लोगों के मन में ब्रिटिशों ने भारतीयों के दिमाग में जिस प्रकार का डर और खौफ पैदा कर लिया था कि अगर गांव में एक हवलदार भी पहुंच जाए तो सारे लोग दरवाजे लगाकर बंद कर देते। सबसे पहले 1920 में गांधी ने वही किया कि यह डर लोगों के मन से निकाला। और गांधी जानते थे कि लोगों के मन से अगर ये डर निकालेंगे तो इन लोगों को किसी भी लीडर की जरूरत नहीं है। और ये सिद्ध हो जाता है 1942 में। सवाल हमसे पूछा कि वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। तो आप जानते हैं सभी, पहले युद्ध में जब ब्रिटिशों ने कहा भारतीय नेताओं को कि ये ब्रिटेन के सम्मान की बात है और अगर हमको आप पहले विश्व युद्ध में सहायता करेंगे तो हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर हम लोगों को सहायता करेंगे तो हम आपको सम्मान सहित जो है मतलब आपको आज़ादी देंगे। फिर एक कमीशन आता है देश में और वो इन सब बातों का सर्वे करता है और सर्वे करने के बाद ये कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। तो हमारी टॉप लीडरशिप कहती है भाई डोमिनियन स्टेटस क्यों, हमको पूरा स्वराज्य चाहिए। तो ब्रिटेन कहता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो भी नतीजा आएगा उस आधार पर उस वक्त डिसाइड होगा कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे या डोमिनियन स्टेटस दे। तो हम या हमारी लीडरशिप और खास तौर से गांधीवादी जो थे वो ये समझ रहे थे कि बस यही मौका है अभी। जैसे हमारे देश में इलेक्शन का समय आता है तभी लोग समझ जाते हैं कि यही मौका है जब ये नेता हमको मिलेगा, इसके बाद तो 5 साल दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा ही उस वक्त जो है हमारी टॉप लीडरशिप ने सोचा कि यही मौका है, क्योंकि ब्रिटेन हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व और यही मौका है कि अब हम जो भी डिमांड रखेंगे, जैसे हमारे नेता हर डिमांड आपके आश्वासन देकर मान लेते हैं, ठीक इस तरीके से हमारी लीडरशिप को भी लगा कि ये डिमांड अगर हम रख देंगे तो शायद हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। तो हम लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं मांगा। हमने कहा कि आपका सम्मान जितना इंपॉर्टेंट है तो भारतीयों के लिए भारतीय होने का गर्व भी उतना ही सम्मानजनक है और हमारे लिए भी हमारी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। इसलिए हमको फुल के चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हम लोग वो डोमिनेंस स्टेटस के दर्जे में नहीं रहेंगे। लेकिन आफ्टर कमीशन, ये कमीशन चला गया, सर्वे अपनी रिपोर्ट दे दिया और भारत को एक पक्षीय डोमिनेंस स्टेटस का दर्जा दे दिया और इसके खिलाफ हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। ये कहानी का सारांश है और इसको आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। उसके बाद परिणामों को स्पष्ट करें। तो इसके परिणामों को अगर स्पष्ट करना है हमने तो इसके परिणाम क्या हुए। सबसे पहला परिणाम हुआ कि 42 में चले इस आंदोलन में 47 की आजादी बहुत पास में आई। फिर माउंट बैटन को आना पड़ा और माउंट बैटन प्लान क्या हो जाता है, विभाजित भारत के साथ हम लोगों को इसका आजादी मिलता है। लगभग 1942 का आंदोलन कहते ही इतिहास में कि ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी कील थी। बाकी सब आप जानते हैं, थोड़ा मसाला डालकर आप इसको आराम से लिख सकते हो, है ना। चला जाए क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यूपीएससी पूछ दिया है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करती है। तो जैसे धरती का तापमान हो गया है 35 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए धरती का, वैसे ही समुद्र का टेम्परेचर भी 25 से लेकर 27 तक होना चाहिए। इसके आगे टेम्परेचर अगर समुद्र की सतह का बढ़ता है तो उसको समुद्री तापमान में या तापक्रम में बढ़ोतरी कही जाती है। तो समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप लिख देंगे। एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए समुद्र सतह का तो उसको समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि कहते हैं। अब पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है
कि यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात, जहां उष्णकटिबंधीय सागर होगा सभी आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का लॉन्चिंग पैड होता है उष्णकटिबंधीय समुद्र या महासागर, जैसे कि बहामा है। और ये भी सवाल पूछ लिया आपको कि बहामा को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का लॉन्चिंग पैड क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, कुछ अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं लोग, तो उनको बे और गल्फ का मतलब नहीं समझ में आता है। तो यहां मेरे भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, और 0 से 15 डिग्री उत्तर और 0 से 15 डिग्री दक्षिण दोनों दिशाओं की तरफ सागरों तथा महासागरों की खाड़ियों को देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए, उत्तर अमेरिका में या उत्तर अमेरिका के सामने देखेंगे पीछे की साइड में आपको प्रशांत महासागर दिखाई देगा, है ना। उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे ईस्टर्न में तो आपको अटलांटिक ओशियन दिखाई देगा, ठीक है। अब इस तरीके से अमेरिका का ये आकार मैं नक्शे में यहां पर निकाल रहा हूं, ठीक है। अब ये हो गया मैक्सिको, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, समझ में आ रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अब इसको हिंदी में कहेंगे हम मैक्सिको की खाड़ी, और भारत में भी हम क्या कहते हैं भाई, बे ऑफ बंगाल, बराबर है, इसको भी हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण का संबंध इससे है, इसलिए गल्फ और बे के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर गल्फ का मुंह छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। आप देखें गल्फ ऑफ मैक्सिको को मैप में, ऑक्सफोर्ड एटलस में देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, बे को देखेंगे तो इसका पेट छोटा होता है, देखिए आप बंगाल की खाड़ी को, और मुंह जो है बड़ा होता है, समझ में आ रहा है। पहला रीजन ये हो गया। तो मुंह कैसा है और पेट कैसा है, अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पेट बड़ा होगा और मुंह छोटा होगा, इसका मतलब इसका लैंड वाला जो भूभाग है वो कॉन्टिनेंटलिटी को ज्यादा घेरता है, और जो खाड़ी कॉन्टिनेंटलिटी या महाद्वीपीयता को ज्यादा धारण करेगी तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गई एक बात, क्योंकि यहां से इवेपोरेशन के लिए काफी आपको जो है, तो यहां पर नमकीन या सलिनिटी का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर बड़ी बड़ी नदियां अगर ना गिर रही हो, जैसे बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है, सुवर्ण रेखा गिरती है, और अरब सागर में मात्र जो है नर्मदा और तापी बहती है या गिरती है ना। तो सामान्य तौर पर गल्फ और बे के बीच का डिफरेंस यह है। अब समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि हो जाने से उष्णकटिबंध के क्षेत्र में गर्मियों के दिनों की संख्या बढ़ेगी, तीसरा कारण, बराबर है। अब गर्मियों के दिनों की संख्या बढ़ेगी तो इवेपोरेशन या बाष्पीकरण की प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब अगर गर्मियों के दिनों की संख्या और तापमान में वृद्धि हो जाती है तो हवाएं जो है हल्की हो जाएगी गर्म होने के कारण, और सामान्य तौर पर यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। विगत एक दशक से जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो पहले अरब सागर में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन 2 या 3 हुआ करती थी, जो पिछले 3 सालों से लगातार 4+ देख रहे हैं हम लोग। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में ये संख्या 7 से 8 तक चली जाती है, जो कि 4 से 5 तक पहले थी। तो इस तरीके से चक्रवातों में वृद्धि हो जाएगी या वृद्धि हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का इस कंसन में इस प्रश्न का उत्तर आपने यहां पर लिखना था। तो ये देखना पड़ेगा आपको, और इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर बताया गया है कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। तो छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर लोगों को प्रवासन करने के लिए क्यों आकर्षित कर रहे हैं, तो सबसे पहला कारण है, इसमें सीधे कारण गिनाने हैं, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं
कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों का प्रवसन हो जाने या लोगों के प्रवसन करने के कारण, तो नंबर पहला है सुविधा, ठीक है ना। नंबर पहला है सुविधा। बड़े से बड़े शहर में आज मेट्रो है ना, स्काई बसेस के माध्यम से लोग आना जाना कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि रहने पीने खाने का खर्चा जो है तो यहाँ पर बड़े शहरों में बहुत कम आता है। आप दिल्ली जैसे शहर में चल जाइए, 10-12 हजार रुपए में आराम से आप खाइएगा पिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होने के कारण। हम अमरावती में हैं तो यहाँ तंदूर रोटी 15 रुपए की मिलती है, लेकिन आप वही दिल्ली में चले जाओगे 5 रुपए में बटर लगा के रोटी मिल जाएगी आपको। तो कहने का मतलब ये जो है, खान पान सुविधाओं की वैरायटी के साथ सस्ती व्यवस्था यहां पर आपको जो है देखने को मिलती है। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब ऑप्शंस दोनों यहां पर मल्टीवेरिएबल है। मल्टीवेरिएबल है, जब चाहे आप अपने जॉब से रिजाइन दे सकते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 8 दिन आपको घर में बैठना पड़ेगा, नई जॉब सर्च करनी पड़ेगी, फिर आप दूसरी जॉब में जाओगे। यहां पर कुछ नहीं है, वैरायटीज बहुत ज्यादा है। आप अगर 2-4 काम जानते हो ना भाई, और आज हम लोगों को पता चल गया इजराइल में जिन मजदूरों को हमने भेजा था, हमारे यहाँ पर जिनके पास डिग्री डिप्लोमा था, ऐसे लगभग 3.5 लाख लोगों को इजराइल वापस भेज रहा है, क्योंकि हमारे डिग्री होल्डरों को कुछ नहीं आता। लेकिन वड़ा पाव वाली हमारे नागपुर का जो है डॉली चाय वाला कहाँ के कहाँ पहुंच गया, समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्किलफुल लेबर और स्किलफुल टेक्नीशियन की दुनिया में कहीं पर भी मांग है, और इस तरीके का अगर स्किल आपके पास है तो बड़े शहरों में आप भूखे कभी नहीं रहोगे, और आप एक भी दिन खाली नहीं रहोगे, और मन चाह पैसा यहां पर आप कमा सकते हो। तो ये सुविधा बड़े शहर देते हैं। छोटे शहरों में क्या है, जैसे कि पूना में जाइएगा तो ये क्या है, सिर्फ एजुकेशन। अमरावती में जाइएगा तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे ठेले लगा के बैठिए। कानपुर में जाइएगा सिर्फ उद्योग ही है। नहीं समझ में आ रहा है। स्पेशलिटी जिन शहरों में है, अलीगढ़ में है ताला बनाने आता है आपको तो आप जाइए, अगर नहीं आता है तो क्या चाबी किससे खोलोगे। तो ये प्रॉब्लम है। स्पेशलिटी जिन जिन नगरों ने आत्मसात कर लिया है, वहां उतने ही स्किल लेबर यहां पर डिमांड में होते हैं। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबरों को या दूसरा काम जो जानते हैं उन लेबरों को वहां कोई काम नहीं है। लेकिन बंबई में बहुत सारे चॉइसेस है, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। जैसे बेंगलोर में चल जाइएगा, आईटी आता है तो ही बेंगलोर जाने का मतलब है। कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, एआई को आप जानते हो, तब तो आपके लिए कुछ ब्राइट फ्यूचर होगा वहां। समझ में आ रहा है। आप किए हो बीएससी बायोलॉजी या बीएससी मैथ तो कौन पूछेगा आपको। तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर बीएससी बायोलॉजी भी किए हो और दिल्ली चले जाओगे तो, या बंबई चले जाओगे, आराम से क्या हो जाएगा। तो छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों के अंदर ये सारी अपॉर्चुनिटीज या इस प्रकार के कई 4-5 मुद्दे करके जो है 5-5, 10-10 शब्द भी आपने अगर लिख दिया तो भी 150 शब्दों में आपको लिखना आसान हो जाएगा। उसमें लिखा है कि विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना करिए। ये पैटर्न लगभग दुनिया के सारे देशों में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप ब्राजील चल जाइए, चाहे आप दक्षिण अफ्रीका चले जाइए, चाहे आप जो है ना इधर मलेशिया चल जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए। समझ में आ रहा है। तो विकसित देशों में बिल्कुल स्पेशलाइज आपको डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर या एजुकेटेड आदमी को वही काम में लगाया जा सकता है। तो ये एक कारण, एकदम सिंपल सिंपल सवाल पूछा, लेकिन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपकी जो समझदारी है उसके हिसाब से पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे। ये पेपर जो है सेल्फ क्रिएशन का है। ये बातें किसी किताब में मिली हुई लिखी हुई आपको नहीं मिलेंगी। किताब में है, लेकिन किताब से भी एसेंस निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, और उसको 5-7 मुद्दों में हम लोगों को फिनिश करना होगा। यह है स्टैंडर्ड। उसके बाद नंबर 6वां है, बादल फटने की परिघटना क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और व्याख्या करनी है आपको। इसमें आराम से आप 3-4 डायग्राम दे सकते हैं। सामान्य तौर पर हिली रीजन में क्लाउड बस्टिंग क्यों होता है, इसकी चर्चा करनी है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है। तो सामान्य तौर पर बादल फटने से कुछ विद्यार्थी इस बात से इसका तात्पर्य लगा देते हैं कि बादल फटना मतलब बादलों का पूरी तरह, एक्चुअल शाब्दिक अर्थों में लेते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें कुछ कटाव वटाव होता होगा। इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई,
कहने का मतलब यह कि बादल फटने से तात्पर्य जहां सामान्य बरसात, मान लीजिए कि इस लोकेशन पर 60 सेंटीमीटर बरसात होती है, कितने दिनों में? 80 दिनों में। मानसून का जो ड्यूरेशन है वो 80 दिनों का है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एक सामान्य औसत है कि साल भर की बरसात हमारे देश में मात्र 81 दिनों में हो जाती है। ये भी एक रीजन है कि हमारे देश में बरसात के दिनों में बाढ़ और गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया में, पूरे विश्व में जहां पर जिस प्रकार का क्लाइमेट है उसमें इतनी बरसात कहीं नहीं होती जितनी कि मानसून से भारत में होती है। बावजूद इसके अक्खा हिंदुस्तान, खास तौर से कर्क रेखा के दक्षिण वाला प्रदेश, आपको जो है गर्मी के सीजन में पानी का, ये आपको जो पानी से पानी की सुविधा के लिए जो है दर दर भटकता हुआ कई चित्र हम टीवी न्यूज मैगजीन्स में देखते हैं। सही बात है। तो हमारे देश में 80 दिनों में पूरे मानसून की बरसात हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्लाउड बस्टिंग में होता यह कि 60 सेंटीमीटर बरसात पूरे 80 दिन में होगी, लेकिन क्लाउड बस्टिंग के बाद में 120 सेंटीमीटर बरसात होगी 24 घंटे में। केदारनाथ में क्या हुआ? यही हुआ था। तो क्लाउड बस्टिंग का फिनोमिना है जो हम मानसून में पढ़ते हैं, और ये आपको जो एक ट्रांजिशन है क्लाइमेट का, इसको पूरी तरीके से इस क्वेश्चन में परिभाषित करना था। उसके बाद ये बहुत खतरनाक सवाल आपसे पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, जनसांख्यिकीय शीत डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? तो आपको केरल हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट आया हुआ है, इसके नीचे मैं दिखाऊंगा आपको, समझ में आ रहा है? पहले जनसांख्यिकीय शीत को समझ लीजिएगा। अभी अभी आपने न्यूज सुना होगा कि आने वाले समय में पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी, स्त्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डीएनए में कुछ उलटफेर हो गया है। याद दिला रहा हूं, आपको सब पता होगा, आपके पास कटिंग भी होगा। जो लोग मेंस देकर आए होंगे उनके पास तो सारे एक साल के करंट न्यूज के कटिंग्स भी होंगे। एस्पेक्ट नंबर 1। एस्पेक्ट नंबर 2, यहां मैं एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूं, रिपोर्ट का नाम आप याद रख लेना, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सिंगल। इस नाम से एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि भारत की 81% महिलाएं अकेले रहना पसंद कर रही हैं या करती हैं। याद करो बाबू, आगे के समय में तुम्हारी शादी, या पुरुष की बोल रहा हूं, नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमारे देश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, वृद्धों के लिए आपको वयोश्री योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सबको सरकार डायरेक्ट बेनिफिट जो है डीबीटी के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही है। और हर एक डेमोग्राफी का जो स्ट्रक्चर है उसमें हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही है, इसलिए पुरुष पर अभी किसी भी प्रकार की महिलाओं की निर्भरता नहीं रहेगी। पहले के तुलना में महिलाओं का दिमाग भी ब्रॉड हो गया है, और महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता को अब घोषित कर दिया है, उद्घोषित कर दिया है। तो 81% महिलाएं कह रही हैं कि हमें अकेले रहना पसंद है। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी आगे मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा, अब ये 81% महिलाएं अकेले रहना क्यों पसंद कर रही है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, केरल हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है इसका आधार इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा बताया इस रिसर्च रिपोर्ट में कि अकेलापन इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जिन महिलाओं को 5000 वर्षों में हमने पुरुषों की संपत्ति पर डिपेंडेंट बनाया था, तो महिलाएं कहती है कि हम भी कुछ कम नहीं है, मेरी छोरिया के छोरों से कम है के। पिक्चर थी दंगल, याद है ना? है तो ये पहला मुद्दा है आत्मनिर्भरता का। तो आत्मनिर्भर हो गई। नंबर दूसरा, स्वयं से प्यार करना सीखता है आदमी, प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ती, आई लव यू बोलते नहीं रहना पड़ता सब तरफ। जब अकेला रहेगा इंसान तो स्वयं पर ध्यान देगा, और स्वयं की खूबसूरती को ही निहारता हुआ अपनी जिंदगी गुजारेगा। नंबर तीसरा फायदा इसमें बताया गया कि जीवन के उद्देश्य को तलाश पाते हैं,
और ये सही है ना बात है कि अगर जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो उस आदमी का जिंदा रहना मरना कोई मतलब का नहीं रहता। क्या उद्देश्य है तो कम से कम व्हाट इज द ऑब्जेक्ट विच वॉज गेनिंग माई लाइफ। तो ये सवाल तो हर एक इंसान को इंसान होने के नाते जरूर यहां पर उपस्थित होना चाहिए। चौथा, अकेले रहने से लक्ष्य जल्दी प्राप्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिसर्च में जिन महिलाओं पर स्टडी किया गया है, एबीपी न्यूज का पूरा आर्टिकल है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम में छोड़ दूंगा। आपको ऑथेंटिक रिसर्च एंड आपको जो है रिपोर्ट बता रहा हूं। इस प्रश्न का तात्पर्य उससे है। तो सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन जो डेमोग्राफिक विंटर बताया गया है सामान्यता आपको, तो लोग शादी करना नहीं चाह रहे, भोग लेना चाह रहे, शरीर का, भावनाओं का, मानसिकता का। जो भी एक शारीरिक आवश्यकता है इंसान की, बायोलॉजिकल नीड है, उसको पूरा करने के लिए कोई आज कम ज्यादा नहीं देख रहा है। आज एक कोई टर्मिनोलॉजी है इसके मामले में, एक बड़ी अच्छी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में था ये विषय। और तो कहने का मतलब यह है कि यहां आज संतान जनन को और संतान प्रजनन को कोई भी व्यक्ति इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अब इसका प्रभाव फैमिली नाम की व्यवस्था पर क्या होगा वो समाजशास्त्री और समाज का विषय होगा। इसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी। आने वाले दिनों में इस टॉपिक पर फिर से मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद 81% महिलाओं का मानना यह है, और रिसर्च में यह भी पाया गया कि अकेले रहने वाले व्यक्ति जीवन में जल्दी ही सफल होते हैं या जीवन में सफल होते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, यूपी के मुख्यमंत्री जो है आपको योगी आदित्यनाथ जी, उसके बाद निर्मला सीतारमन जी, और इसके पहले भी हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहने का मतलब है ना, आप समझिए इस बात को कि अकेला रहने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता जल्दी अर्जित करता है। और तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर यह बात उतनी ही मजाकिया लहजे में ले रहा हूं, लेकिन बहुत सीरियस बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ कंसर्न। तो स्ट्रेस लेवल बगैर ब्याह किए लोगों का बहुत अच्छा होता है, इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस हो भी कैसे, कोई टेंशन नाम की चीज नहीं है। कितने भी बजे घर जाओगे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कहीं पर भी घूमने फिरने जाओगे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यहां पर डेमोग्राफिक विंटर का मतलब यह हुआ है आपको कि पैदा होने वालों की संख्या कम हो गई है, और इसके पीछे रीजन यह है कि पिछले 2 दशकों से लोगों ने अविवाहित रहना या अकेले रहना शुरू कर दिया है। और ये सिचुएशन कंट्री टू कंट्री बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, जैसे कि जर्मनी में, जैसे कि लग्जमबर्ग में, जैसे कि ऑस्ट्रिया में, जैसे कि न्यूजीलैंड में। विकासशील देशों में अब भी कुछ देशों की जो बर्थ रेट है बच्चों की पैदा होने की वो ज्यादा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है, जैसे कि भारत में भी ये प्रचलन चल पड़ा है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लोग जो है क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। उसके अलावा समलैंगिकता पर कानून बनाने की जो डिमांड हो रही है, ये क्या दर्शा रहा है कि लोग अब विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते, और अकेले रहने की इस मानसिकता ने डेमोग्राफिक विंटर को क्रिएट किया है। तो ये आज के कारण है। उसके बाद यही सवाल में पूछा है कि क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताइए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, डेटा मैं टेलीग्राम पर पूरा एक आर्टिकल छोड़ दूंगा, उसमें वो भी चीजें लिखी हुई हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा, अभी हमारे देश में एक पिक्चर बन रही है ऋतिक रोशन, सॉरी क्या कहते हैं, ऋतिक देशमुख और उसके साथ साथ तमन्ना भाटिया का। तमन्ना भाटिया तो याद होगा आपको, स्त्री 2। समझ में आ रहा है, वक्त बर्बाद ना कीजिए। तो यही तमन्ना भाटिया की सिनेमा आ रही है आपको, क्या कहते हैं, प्लान ए और प्लान बी। इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो है आउट हो चुका है। आप यूट्यूब पर जाकर गूगल सर्च मारेंगे तो ये आपको प्लान ए और प्लान बी में इसी कंट्रोवर्सी पर दोनों का जो आपको झगड़ा हो रहा है, उसमें ये रखा रहता है वकील, और वो होती है आपको शादी ब्याह से
जिनका मन निकल गया है उन कपल्स को फिर से ग्रूमिंग करके उनको जो है एकत्रित लाने की या एक करने की कोशिश में लगे रहने वाली औरत। और ये दोनों ब्याह करते हैं। एक वकील है जो तलाकों को रोज तलाक के केसेस में दोनों का तलाक करवाता है और बीवी एक तरफ जो है दोनों को जुड़वाती है। ये कहानी इस पिक्चर की, सिनेमा देख लीजिएगा, प्लान ए प्लान बी। बस ये एग्जाम्पल आप दे देते इस एग्जाम आपको जो आंसर में समझ में आ रहा है। तो ऑफिशियल टेलर मैंने बता दिया, नाम भी बता दिया, इस पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। आगे मैं चर्चा करूंगा इस बात की। सॉरी। तो जैसा आपको मैंने बताया है, देखिए, शादी एक सजा है योर ऑनर, क्या वाकई युवा अब शादी के बंधन से मुक्त होकर जीना चाहते हैं? ये जो डायलॉग है ये इसी सिनेमा का है, शादी एक सजा है योर ऑनर। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में युवाओं के बीच शादी को लेकर बदलती विचार पर अपनी बात रखी। कोर्ट ने कहा कि युवाओं के बीच शादी की परिभाषा बदल रही है। ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री हेलेन मिरेन का शादी को लेकर एक मशहूर कथन है। वो कहती है कि द ग्रेट मैरिजेस आर पार्टनरशिप, यानी वो सफल विवाह के लिए दो लोगों के बीच अच्छी साझेदारी की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक फिल्म के गाने के बोल देखिए, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। ये गोविंदा जी का गाना है, सबने पता होगा आपको। देखो कैसे एग्जाम में सवाल पूछता है और कैसे इन चीजों का कोरिलेशन हम जोड़ सकते हैं। ये सारा नहीं लिखना आपको, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट है लिखने के लिए कम है भाई आपके पास। 15,000 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं हम लोग। समझ आ रहा है। उसके बाद आगे चले, जापान का सर्वे भी यहां पर दिया है मैंने, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर इसका जो है लिंक भेज दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और आगे इसी तरीके का एक सवाल है, उसमें भी इसका आपको जो है क्या मिलेगा, रेफरेंस मिल जाएगा। देखिए, भारत में अविवाहित युवाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में अविवाहित युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ। सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वे में बात सामने आई है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के अविवाहित व्यक्तियों का अनुपात 2019 में बढ़कर 23% हो गया, जो 2011 में 17.2% था। बताइए, समझ में आ रहा है। और अभी अभी कुछ लोग हमारे देश में जरा हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अगल बगल में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है सब में, हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी में कटौती हो रही है, कमी हो रही है, और अल्पसंख्यक आबादी में वृद्धि हो रही है। और आजू बाजू के जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां अल्पसंख्यकों की आबादी घट रही है और बहुसंख्यकों की आबादी, जैसे कि पाकिस्तान में मात्र उंगलियों पर गिनने वाले हिंदू बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश में भी जो हालात चल रहे हैं वहां पे भी यही बात आने वाले समय में, आने वाले कुछ दशकों में हमारे सामने आ सकती है। तो ये हाल ही में केरल हाईकोर्ट की फटकार है। तो यहां पर उसके बाद मैंने जैसे लिव इन रिलेशनशिप, शादी या सिंगल क्या कहते युवा, इसके ऊपर भी पूरी तरीके से इस रिपोर्ट में छप कर आया हुआ है, आप देख लेना। उसके बाद मुंबई की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रहती थी और हाल ही में 4 साल के लंबे वक्त के बाद अपने पार्टनर से अलग हो गई। और अब यहां से तलाक के भी कुछ मामले, मुश्ताक अहमद खान का यहां पर जो है आपको आया है कुछ उल्लेख। उसके बाद क्या शादी एक सजा है, तो ये लास्ट जो है आपको रिजल्ट इसका निकला हुआ है। तो इस रिपोर्ट का अध्ययन करके कुछ नई बातें जो आजकल इंडियन सोसाइटी को एक अलग मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है, जिसके कारण परिवार व्यवस्था, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था के कई सारे एस्पेक्ट जो है इस तरीके से जो प्रभावित होंगे, जो या तो संक्रमण काल होने के कारण चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी की सोच के कारण या सोच के आधार पर ये एक सही फैसला भी हो सकता है। वो तो काल तय करेगा, समय तय करेगा, इसमें हम अभी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कई बार बताया था, आमंत्रण और निमंत्रण के बीच का फर्क समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना?
तो आमंत्रण और निमंत्रण ठीक इस प्रकार के लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण। समझ में आ रहा है? लैंगिक समानता का मतलब ये होगा, यहां पर ये न्यूट्रल संकल्पना है, क्योंकि दुनिया में दो ही प्रकार की जातियां ध्यान में लेकर इसके संबंध में जो भी प्रावधान किए जाएंगे, कानून में किए जाएंगे, सामाजिक नियमों में किए जाएंगे, उनको कहते हैं हम लैंगिक समानता। तो जैसे एक घर में बेटा और बेटी है और दोनों के लिए समान कानून है, समझ में आ रहा है? तो इसको कहा जाता है आपको जेंडर इक्वलिटी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होता। लैंगिक निष्पक्षता, अब ये न्यूट्रलिटी इसी के साथ एसोसिएटेड की जाती है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा भाव है, फीलिंग है कि लैंगिकता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यहां देखा जा सकता है या हो सकता है। महिला सशक्तिकरण, जो ऑलरेडी महिला है वो कमजोर है आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से, उसको क्या करना है? सशक्त बनाना है। तो शाब्दिक अर्थों का आपको जो है डिफरेंस यहां पर पूछा गया, ये किसी भी किताब में नहीं है, आपकी समझ से यहां पर लिखना है। उसके बाद कार्यक्रम की परिकल्पना और लिखा हुआ है कि क्रियान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर लिंग आपको क्या है कि लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन या आपको जो है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन ना बढ़े। वैसे ही कोलकाता का रेप केस हुआ, उसके बाद भी हो ही रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, तो महिलाओं के संदर्भ में या संपूर्ण कार्यक्रम का, जो भी कार्यक्रम दुनिया में देश में चल रहा है, उनके बीच में लैंगिक समानता को ध्यान में रखना, क्योंकि भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो लिंग, वंश, भेद, यह अनुच्छेद 15 में जो हमने कसम खाई है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और अगर हम महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण को रखते हैं, तो सामान्यता या अनुच्छेद 15 का और महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। तो आगे चले, तो मैंने रिपोर्ट बता दी है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आते हैं 90 नंबर के सवाल पर। तो 90 नंबर का सवाल है, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह, समान, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, क्यों, किंतु अंतर धर्मीय विवाहों के बारे में यह बात कम ही सच है। विवेचना करिए, बिल्कुल सही बात। समान आर्थिक सामाजिक स्थिति अगर हो गई हो दो अलग अलग जातियों में पले बढ़े दो व्यक्तियों के बीच में, और अगर शादी का समय आता है तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, तो कई जगह पर हमने देखा कि एससी कास्ट और ब्राह्मण, इनकी शादियां होते हुए, या ब्राह्मण और एससी की शादियां होते हुए, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। क्या देखा? जाति नहीं देखी, सोशल स्टेटस देखा। समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन अंतरधर्मीय विवाह, हमारी टीना डाबी थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के के साथ में शादी की, सारी दुनिया जानती है, लेकिन साल 1.5 साल बड़ी मुश्किल से ये शादी चली, बाद में तलाक हो गया। तो कहने का मतलब, कभी कभार ऐसा भी उदाहरण हमारे सामने आता है कि समान स्टेटस होने के बावजूद भी अंतर धार्मिक विवाहों को आज तक हमारा समाज, यह कम सच है। इसी एग्जाम्पल को लिख देते मेरे भाई, तो उत्तर का जबरदस्त जो है वजन हो जाता है ना। नहीं तो सृष्टि जयंत देशमुख और कर्नाटक की है ना, जो आपको जो है गौड़ा जी, तो इनकी भी शादी को आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर या केस स्टडीज के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे कुछ सैंपल्स निकाला करिए। बहुत ज्यादा यूपीएससी पढ़ाई की बात ही नहीं करता। अब यहां पर क्या पढ़ोगे आप, है ना? यहां पर दो ही शब्द इंपॉर्टेंट है, या तो अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज। और सवाल क्या पूछा? समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच। फिर दोनों आईएएस थे, टीना डाबी जी और उनके भूतपूर्व पति।
लेकिन क्यों नहीं चला? अंतरधर्म आड़ा आ गया। अब आजकल सोनाक्षी सिन्हा की भी कुछ खबरें आ रही हैं, आप छुप छुप के देखते होंगे, समझ में आ रहा है? तो अंतरधार्मिक विवाह निभाने के लिए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी, लेकिन अगर दिलीप कुमार और सायरा बानो को आप देखेंगे या गौरी खान और शाहरुख खान को देखेंगे तो इनकी भी जोड़ियां है, समझ में आ रहा है? अब गौरी खान ने तब शाहरुख से शादी की कि जब दोनों कुछ नहीं थे, लेकिन शादी के बाद शाहरुख चले गए कहीं पर टॉप मोस्ट सुपरस्टार की कैटेगरी में, लेकिन गौरी खान तो वही थी। अब सामान्य तौर पर शाहरुख की और गौरी खान की सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष वाली स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं थी और ना अब भी है। फिर तो गौरी खान को छोड़ देना चाहिए था सुपरस्टार होने के बाद, कई लोग करते हैं ऐसा, है ना? एक उत्तर प्रदेश में केस हुआ था, ये आदमी मजदूरी करके जो है अपनी बीवी को डीएम वगैरह बना दिया, कुछ सिलेक्शन हो चुका था, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद में कई लोगों ने दिल्ली से आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए जो गई थी अपनी बीवियां, उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया था, याद आ रहा वो इवेंट आपको? तो ये कोई एक सामान्य तथ्य नहीं है या कोई नियम नहीं है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर जो है हमको झूलना है तीन शब्दों के बीच में, समान सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक अंतर जातीय विवाह, दूसरा अंतर धार्मिक विवाह। हमारे समाज में कई एग्जाम्पल है ऐसे कि अंतर धर्मीय होने के बावजूद भी सफल शादियां रही और एक धर्मीय होने के बावजूद भी शादियां नहीं टिकी, समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्जाम्पल को खोज खोज कर अपने उत्तर को जितना लिखोगे मनमर्जी 150 शब्दों से बहुत ज्यादा उत्तर तुम्हारे पास हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होता है? यही उपयोगी होगा, यही उपयोगी होगा। कई सारे सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सरकार जो है क्या कर रही है? तो गैर सरकारी संगठन ही वो एक आपको जो है यूनिट है कि जो गली कूचे में जाकर, रिमोट एरियाज में जाकर आदिवासियों पर सरकार जितना खर्चा कर रही है, पिछड़ा या अति पिछड़ों पर जितना सरकार खर्चा कर रही है, किन्नरों पर जितना खर्चा कर रही है सरकार, कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग बचपन बचाओ आंदोलन को यहां पर जिस सक्रियता के साथ संचालित कर रहे हैं, तो ऐसे कई एग्जाम्पल 5-7 आप एनजीओ जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनका कार्य बड़ा उल्लेखनीय है। और कई लोग हैं जिनको 26 जनवरी को हमने पिछले साल यहाँ पर क्या किया था, है ना, पुरस्कृत किया था, और ऐसे ऐसे समाज से लोगों को चुना था हमने, तो उनका भी कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो अकेले के दम पर दशरथ मांझी जैसे लोग हो गए इस देश में, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे लोगों का एक बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जिनके पीछे कोई एनजीओ विनजीओ या इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बावजूद इसके ये लोग इतना बड़ा काम कर गए अपने जीवन में। तो ये चीजें यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ देखें, तो हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछ दिया। हालांकि महान चोल शासक, जब भी मैंने इतिहास बताया था, अभी दोहराऊंगा नहीं यहां पर, तो हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अब भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। जैसे मैंने कहा, दो रूट्स मैंने बताए थे, एक वेस्टर्न अफ्रीका या वेस्टर्न एशिया की तरफ और दूसरा ईस्टर्न एशिया मतलब मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ। अब इस तरीके से अगर देखेंगे तो इन्हीं के काल में मूर्ति कला का काफी विकास हुआ, वास्तुकला का बहुत अच्छा विकास हुआ। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, जो राजा ने बनाया था। राजेंद्र चोल के काल में भी काफी आपको पैगोडा शैली का विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। साहित्य तो बता ही दिया मैंने, और संगीत भी, और बाकी सारी जितनी भी कला संस्कृति से संबंधित चीजें थी वो सब चोलों के, और इसीलिए चोल एम्पायर को सबसे महत्वपूर्ण जो है एम्पायर माना जाता है दक्षिण भारत के इतिहास में। तो चोलों को आप पढ़ लें। उसके बाद
यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? बिल्कुल। पहला महायुद्ध जो है शक्ति संतुलन बनाने के लिए इसलिए लड़ा गया था क्योंकि जर्मनी ताकतवर हो गया था, रसिया को शक होने लगा। रसिया और जर्मनी पहले आपस में मित्र थे, लेकिन बाद में यह शंका हुआ रसिया को कि जर्मनी अपनी ताकत बढ़ाकर मुझे हराने की या मेरा प्रभाव समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो रसिया फ्रांस के पाले में जाकर बैठ गया। फ्रांस और जर्मनी जो है कट्टर शत्रु थे और इस तरीके से एक अलाइन बनता है और बाद में ऑस्ट्रिया को लेकर जर्मनी कूद जाता है पहले युद्ध में और सामान्य तौर पर हिटलर की ताकत जो बढ़ गई थी और जापान के साथ मिलकर भारत में जापान की सेनाओं ने इसी काल में आक्रमण किया था। ऐसे तैसे हम बच गए क्योंकि ब्रिटेन का शासन यहाँ पर था। तो इस तरीके से ये अलाइनेशन होता है और यूरोप की धरती पर शक्तियों का संतुलन जर्मनी के पावरफुल होने के कारण हुआ था और पहला महायुद्ध केवल कोई कारण नहीं था पहला महायुद्ध परिघटित विश्व इतिहास का होने का। ये विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा विश्व इतिहास को भी पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी का छोटा सा किताब आता है, 150-200 पन्ने होंगे मुश्किल से, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये 12वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको। उसके बाद नंबर 13वां क्वेश्चन है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? यही क्रांति उत्तरदायी थी। 17वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योग से मैनचेस्टर से ये शुरू हुआ। सबसे पहला तो पावर लूम से इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। तो हम लोग जो है चरखे पर कपड़ा बनाते थे, हमारा कपड़ा चरखे पर होने के कारण इसमें प्रेसिंग और जीनिंग का कोई टेक्निक नहीं था, इसलिए जब इसको हम लोग शरीर पर पहनते थे तो ये गड़ता था हमको और बहुत बड़े बड़े फोड़े लोगों को आते थे। दूसरा, हाथ से बनाते थे हैंडलूम, आज भी बनाते हैं हम लोग, है ना। क्या कहते हैं, वाराणसी में, हमारे महाराष्ट्र में पैठनी मिलती है, हीरा पन्ना में। तो ये हस्तशिल्प से कांजीवरम साड़ियां आज भी क्या बनती है, हैंडमेड है। बनारसी सालू जो औरतें नई नवेली दुल्हनें जो है शादी में पहनती है, वो क्या है। तो सामान्य तौर पर कपड़ा उद्योग भारत में काफी फेमस था और घर घर में क्या था, तो हम मध्ययुगीन काल से कपड़े में ही लगे हुए थे। कबीर महाराज जो है जोलाहे थे और वाराणसी पूरा डेडिकेटेड था, गांव के गांव थे हमारे देश में इन कपड़ा को है ना आपको समर्पित। तो सामान्य तौर पर पावरलूम इंडस्ट्रीज का उत्पत्ति होने के बाद जो है एक दिन में पावरलूम इंडस्ट्री 1000 मीटर 2000 मीटर कपड़ा बना लेती थी और हम बित्ती भर बनाते थे दिन भर बैठने के बाद भी। तो क्वांटिटी में हम पीछे हो गए, क्वालिटी में भी पीछे हो गए। तो सबसे पहले तो कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। हमारे देश की समृद्धि ब्रिटिशों के आने तक या आगमन तक जो थे घर घर उद्योग था। तो हमारे देश में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी हुआ करती थी। ये चित्र आज बदल गया, उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ खेती हो गया। तो खेती वाला आत्महत्या ही कर रहा हमारे देश में, खासतौर से महाराष्ट्र कर्नाटक में। तो इस तरीके का ये जो है। और बाद में जब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो ब्रिटेन ने भारत को केवल एक सबकॉन्टिनेंट बनाया उस चीज के लिए कि आप कच्चे माल का उत्पादन करिए। तो कपास लेकर जाते थे 20 रुपया में, उधर से कपड़ा बनाकर लाते थे और 300 रुपए में बेचते थे। तो कपड़े का भी पूरा, कपास का भी पूरा दाम नहीं मिला किसानों को और बुनकर बर्बाद हो गए सो अलग। तो एक ही पत्थर से दो निशाने इन्होंने लगाया, एक तो कपास के उत्पादक को बर्बाद कर दिया और दूसरा बुनकरों को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे यही व्यवस्था सारे व्यवसायों में शुरू हो गई और पूरी तरीके से भारत का उद्योग चौपट हो गया। और फिर हम लोग ब्रिटेन की सेना में क्या बने, सैनिक। तो मंगल पांडे पहली बार जो है बंदूक लेके सेना में घुसे। यही वो रोज था जो 1857 के विद्रोह में प्रकट होता है, प्रस्फुटित होता है। आगे का इतिहास आप जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है? 250 शब्दों में लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब गंगा बेसिन के 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक अपर गंगा बेसिन, दूसरा मिडिल गंगा बेसिन, तीसरा लोअर गंगा बेसिन जो पश्चिम बंगाल में जाता है। पश्चिम बंगाल वाले रीजन में आर्सेनिक का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो चुका है गंगा के जल में। तो कहने का मतलब यह है कि ना ये पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही इरिगेशन और ना ही कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। समझ में आ रहा है?
तो बंगाल में लोगों की स्किन में ऐसे छेदे गिर रहे, आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रदूषण से भी ये गंगा क्या हो रही है। दूसरा, जहां से गंगा की उत्पत्ति होती है धारा के रूप में, वहां पर ग्लेशियर इतने तेजी के साथ पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि जो ग्लेशियर आज के बाद 60 साल में पिघलना चाहिए वो आज ही पिघल रहा मेरे मित्रों। तो गंगा की धारा इतनी तेज हो रही है कि जितनी बर्फ पिघलनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से क्या हो रही है, पिघल के पानी के रूप में बह जा रही है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब केदार बद्री घाटी में 12-12 फीट की बर्फ जो है बर्फबारी के दिनों में देखी जाती थी, आज वहां के स्थानिक लोग बताते कि बस 3 से 4 फीट, वो भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो कहने का मतलब स्रोत जो है, जो ग्लेशियर थे गंगोत्री के, यमुनोत्री के, वो ग्लोबल वार्मिंग की तरह से पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपूर्ति कुछ समय बाद यहां गंगा के जल की पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब पूरे गंगा बेल्ट में मुख्यतः धान की खेती होती है और गेहूं की। पंजाब हरियाणा के मैदान में आपको जो है गेहूं, सरसों, दलहन, ये तीन का प्रचलन है। मिडल में जाओगे तो धान का, बिहार और पश्चिम पूरा गोरखपुर वाला इलाका जो उत्तर प्रदेश का, इस इलाके में। वेस्टर्न यूपी में जाओगे तो यहां पर आपको गन्ना दिखाई देगा। तो पूरी तरीके से भारत में अब जो कि धान और गेहूं पर निर्भर है और शुगर के लिए गन्ना के ऊपर, ये पूरा खेती क्षेत्र चौपट हो जाएगा। तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा को इस तरीके से प्रभावित कर सकता है। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 600 मिलियन अतिरिक्त टन की हम लोगों को जो आवश्यकता होगी वो हम कहां से पूरा करेंगे। तो गंगा के स्रोतों को या गंगा जैसी बहुत सारी नदियों के स्रोतों को बचाना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हम लोगों को वाटर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना होगा। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था 8.5 लाख घन मीटर पानी हमारे देश से एक साल में बह जाता है। तो ये वही पानी है कि जो अगर इजराइल को मिल जाए तो कम से कम 20 साल इस पानी को रिसाइकलिंग की प्रोसेस के माध्यम से रीयूज करता रहे। लेकिन हमारे देश में वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट और वाटर पोल्यूशन का कोई भी, गंगा एक्शन प्लान बना 1980 में, लेकिन अब भी पानी की तरह पैसा बहा रहा है हम लोग। प्रचंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है योजना, और हमारी मैया अभी भी देख रही है कि कैसे होगा, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा हमको। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई, इसी कारण से हुआ था डिक्लाइनेशन। बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि आपको जो सिंधु में आई बाढ़ की वजह से और सिंधु के जल में इसी प्रकार का जो है आपको कुछ हुआ था। चला जाए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखें, ये बहुत खतरनाक सवाल और बड़ा साइंटिफिक सवाल पूछा है। खतरनाक बोलने से अच्छा है कि ये साइंटिफिक है। और भूगोल अगर जानते हो और आपको अगर जियो फिजिक्स नहीं पता तो इस सवाल का उत्तर आप नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है। यहां पूछा गया है व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस। तो सीधी सी बात है भाई, हम लोगों ने आपको कई बार बताया पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर का जो आपको पट्टा है वायुमंडल का, उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल, या इसको कहते हैं स्ट्रैटोस्फियर। ठीक है। इसके बाद आता है समताप मंडल, यानी इसको कहा जाता है थर्मोस्फियर। यहां पर किसी भी प्रकार का टेम्परेचर नहीं बदलता। ऊंचाई पर जाते हैं धरती की सतह से तो टेम्परेचर घटता है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्षोभ मंडल के बाहर समताप मंडल में, इसीलिए इसका नाम समताप है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद ऊपर में जब जाते हैं समताप मंडल के भी ऊपर, तो यहाँ आता है मीजोस्फियर, या इसको कहा जाता है मध्य मंडल, और इसके ऊपर आता है आयन मंडल। तो हम लोगों के आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं, तो हम लोगों के रेडियो सिग्नल, टेलीफोन के सिग्नल, टीवी के सिग्नल सब यहीं से आ रहे हैं, क्योंकि इस आयनोस्फीयर में आपको विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के आयोन्स है जो आपको शॉर्ट वेव्स में, मीडियम वेव्स में, लॉन्ग वेव्स में घूम रहे हैं। मान लीजिए कि ये तीनों स्फीयर नहीं होते धरती पर, तो इस दुनिया में कोई भी जानवर या इंसान जिंदा नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट लग के हम मर जाते। तो भगवान ने देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था करी, तो जिससे तुम मरोगे उसको सबसे ऊपर डाल दिया गया। अब होता क्या है कि धरती का आपको पता है कि ये
क्या है भाई, मैग्नेटिक पोल है। और ये मैग्नेटिक पोल भी आयन से बना हुआ है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। मैंने कई बार बताया कि जियोलॉजिकल पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों अलग अलग होते हैं। जहां हम भौगोलिक ध्रुव नॉर्थ मानते हैं, असल में वो मैग्नेटिक ध्रुव का साउथ होता है, और जो इसको हम साउथ मानते हैं उसको वो होता है ना आपको नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से धरती के मैग्नेटिक पोल का बैलेंस बना हुआ है। अब ये भी आयन से छोड़ता है और ये आयनोस्फीयर इसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे पानी में अगर कोई तार पड़ी हो और पानी को अगर हाथ डाल देंगे तो ये तार जो है आपको आकर्षित कर लेगी। इसी तरीके से ये मैग्नेटिक पोल आयनोस्फीयर को क्या कर रहा है, आकर्षित करके आयनोस्फीयर या वायुमंडल और धरती के बीच में स्थिरता बना रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसके आयन और आयनोस्फीयर के आयन जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो क्या होता है भाई मेरे, क्या होता है रे, तो इसको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। नॉर्थ में जो होगा वो क्या होगा, ओरियो सॉरी ऑरोरा बोरियालिस। ये कहां होगा, नॉर्थ में। समझ में आ गया है, ये होगा नॉर्थ में। और यही प्रक्रिया उलट पक्षी होती है ना, दक्षिण में। तो ऑस्ट्रेलिया कहां है, दक्षिण में। तो दक्षिण में होने वाले ऑरोरा को क्या कहेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। यही प्रक्रिया अगर दक्षिण में जो हो रही है तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिस कहलाएगी। तो ये आयनोमंडल, तो नॉर्वे में हम बोलते हैं कि रात्रि या आपको रात में 4:30 बजे उगता सूरज कौन से देश में देखता है, बचपन से जी के पढ़ते आए होंगे, लेकिन पढ़ाने वाले ने कभी इस प्रोसेस को हमको नहीं समझाया होगा। तो नॉर्वे में 4 बजे सूरज चमकता हुआ कैसे दिखाई देगा, ये सब आयनोस्फीयर में होने वाली इस फिनोमिना का प्रकाश होता है रे, ये है। तो ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं, हाउ आर दिस ट्रिगर्ड, क्या सवाल पूछा, शब्द देखो कितना अच्छा इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी, ट्रिगर। समझ में आ रहा है ना। कैरम खेले हैं कभी, जो बड़ी वाली गोटी रहती है जिससे हम लोग छोटी छोटी गोटियों को फेंकते हैं, उसको कहते हैं ट्रिगर्ड करना। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर ट्रिगर्ड पूछा है, उत्प्रेरित होते हैं। तो कैसे उत्प्रेरित होते हैं, तो ये दो प्रोसेस है। सामान्य तौर पर वायुमंडल के संगठन से सवाल पूछा है, भूगोल का सवाल है। चला जाए, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ट्विस्टर क्या होते हैं, कभी कभी ना यूपीएससी के ऊपर हंसी भी आती है मेरे को, है ना, जानबूझ के ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करता है। होता वही, अब ट्विस्टर देखकर लड़का घबरा गया कि ये कौन सा नया आइटम है। अरे मेरे भाई, ट्विस्टर का मतलब होता है हरिकेन या टार्नेडो, बस सीधी सी बात। अब समझ में आ गया। व्हाट इज ए ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी की चर्चा की, जहां पर गल्फ और बे का रिलेशन मैंने समझा कर दिखाया था आपको। ट्विस्टर का मतलब होता है कि छोटे छोटे चक्रवात के उत्पत्ति केंद्र, इसी को कहते हैं ट्विस्टर, जो कि अपवेलिंग और इनवेलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर की वजह से जो है एक बहुत व्यापक चक्रवातीय स्वरूप अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं। तो यही यहां पर लिखना था। और जैसे मैंने कहा कि बहामास को लॉन्चिंग पैड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है इन ट्विस्टरों से। तो सीधा सीधा जो चक्रवात से संबंधित ये सवाल था, आपको आना चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद यह आ गया रीजनल प्लानिंग का क्वेश्चन, समझ आ रहा है। तो क्षेत्रीय असमानता क्या है, तो क्षेत्रीय असमानता क्या है मतलब भाई, है एक बिहार है और दूसरा गुजरात महाराष्ट्र है, ये हो गई क्षेत्रीय समानता। अब महाराष्ट्र में भी सारे महाराष्ट्र का विकास हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन क्या हो गया, तो पश्चिम महाराष्ट्र वाला विदर्भ और मराठवाड़ा वाला को क्या कैसा कहता है, बैकवर्ड कहता है आर्थिक सामाजिक स्तर पर, क्योंकि आर्थिक संसाधन होगा तो सामाजिक दर्जा, कल्चरल दर्जा होगा। तो जरूरी नहीं है कि राज्य या रीजन के बीच ही डिस्पैरिटीज हो, एक ही राज्य के बीच में भी डिस्पैरिटीज हो सकती है। तो पश्चिम महाराष्ट्र के सारे जिले विकसित हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। सिंधुदुर्ग चले जाइए, रत्नागिरी चले जाइए, आप सावंतवाड़ी चले जाइए, यहां पर भी आपको ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत में क्षेत्रीय
असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। क्योंकि ब्रिटिश राज के बाद में हमारे देश में ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जगह पर हुआ, 5 ही इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे देश में, बंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, सूरत भरूच अहमदाबाद प्रदेश, बंबई बेंगलोर एक प्रदेश है, कोयम्बटूर तिरुवनंतपुरम एक प्रदेश है, दिल्ली एक प्रदेश है, कलकत्ता हुगली प्रदेश है, बस बात खत्म। बाकी सब जो है राम भरोसे हिंदू होटल। एक्सपांशन हुआ? कहीं नहीं हुआ। यही कारण है कि विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। व्हाइट गोल्ड हम पैदा कर रहे हैं लेकिन उस गोल्ड का कोई डिमांड नहीं है। तो बहुत तरह की, उसके बाद तो आजकल रीजनल डिस्पैरिटीज में लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया, जुड़ गया है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा हो गया है। लैंग्वेज के आधार पर, जैसे बिहारी अगर इधर आता है तो मराठा है ना, और महाराष्ट्र मराठियों का ही होगा। भैया संविधान हमने क्यों बनाया था? भारत के संविधान के निर्माताओं ने इसीलिए अनुच्छेद पहले में हम लोगों को बताया गया था, इंडिया एज एन यूनियन ऑफ द स्टेट, नॉट अ स्टेट ऑफ यूनियन। तो हमारे देश में भारत का संघ के रूप में प्रवेश होना आसान है, लेकिन भारत से बाहर निकल जाना मुश्किल है। और अगर ये प्रावधान संविधान में ना होता तो आज भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर, संस्कृति के आधार पर वही टुकड़े होते जो हम 1947 के है ना पहले देखते थे। 680 देशी रियासतें थी देश में, आज भी वही मुद्दा है। तो इसको आप रीजनल प्लानिंग करके जाइएगा, ऑप्शनल में हो चाहे पहले पेपर में हो। ऑप्शनल में तो पूरा पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों में कोई परिणाम नहीं हुआ। वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई, अब यहां पर एक शब्द को देखना जरूरी है, परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई, इसका सीधा सा मतलब हुआ आरक्षण के प्रावधान। बस अब कैसा यूपीएससी घुमाता आपको, है ना, तो आप जो है भाषा देखकर पूरी तरीके से झटका खा जाए। परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई, अब क्या किया? सकारात्मक कार्रवाई का मतलब सीधा सीधा आरक्षण ही होता है ना भाई। सामाजिक और सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों को अभी तक वंचित वर्ग कौन? एससी, एससी, ओबीसी, एनटी, बीजे, एसबीसी, तो इनको क्या दिया गया? आरक्षण, है ना। तो यहां पर बताया गया कि पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। तो अभी यूपीएससी में एक केस हुआ था पूजा दिलीप खेड़कर का, बस इस एग्जाम्पल को आप डाल सकते थे। ताजा ताजा केस था और यूपीएससी से जुड़ा हुआ था। कैसे औरों के आरक्षण के लाभ उठा रहे हैं, अपाहिज का, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी जोड़ दिया। और मामला सरकारी एजेंसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बात के लिए आपको अलग से कुछ प्रूफ के लिए तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं करने थे। तो आराम से इस केस को केस स्टडीज बनाकर आप इस मामले में क्या, ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर वंचित वर्गों के हकों को हड़पने की कोशिश करेंगे तो देश में तो हजारों वर्षों तक वंचितों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। बाकी और तो था ही आपके पास, 2-4 एग्जाम्पल और निकाल लेते, डाल लेते, बढ़िया से सवाल बन जाता और यूपीएससी में जबरदस्त नंबर मिल जाता। कुछ पढ़ना है इसमें। मैं मानता हूं कि 2012 जब हम लोग देते थे एग्जाम, तब अच्छी हालत खराब होती थी भाई। 2012 के बाद तो सामान्य थोड़ा सा अगर है ना क्रिटिकल थिंकिंग आता है, भाषा पर थोड़ा सा नॉलेज है, कनेक्ट करना आता है, इंटरलिंकेज करना आता है, थोड़ा सा आर्ट है जिस बजने में भी आराम से पास हो जाएगा। समझो कुमार कुमारियों, कैसे कनेक्ट करना है, और इस तरीके के एग्जाम्पल को कनेक्ट करोगे, रिलेवेंट बनता है इस सब प्रश्न का। बाकी तो है आपको प्रचंड भ्रष्टाचार है सर, फलाना है सर, बिस्काना है सर, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि वंचित वर्गों के लाभ इन्हीं की जातियों के अपर कास्ट, जो अपर कास्ट हो चुके हैं अभी, एक घर में 5-5, तो इन्होंने किस तरीके से जो है, तो ये केस उसका मॉडल था। चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, बहुतों ने किया भी होगा, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा
और अविवाहित महिलाओं के द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? अभी मैंने बता दिया मेरे भाई, कौन सी रिपोर्ट बताया? हेल्थ बेनिफिट ऑफ बीइंग सिंगल। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, महिला, अविवाहित महिला है, मतलब ये महिला से संबंधित सवाल पूछा है यूपीएससी ने। अब महिला के कैरेक्टर क्या बताए गए? एक तो वो यूथ है, युवा है, जवान है। दूसरा, कुशल भी है, स्किल भी है, जिसके पास अमेजन में जाके 5 लाख रुपए महीना कमा रही है, बैंक ऑफ अमेरिका में जाके 4 लाख रुपए महीना कमा रही है। तो कुछ कमी है ना? मर्सिडीज से घूम रही है बंबई में, जरूरी है? बाप जो है बैलगाड़ी से घूमता था गांव से, समझ में आ रहा है? तो महिला है, एक तो यूथ है, दूसरा स्किल है। तो वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल, वैश्वीकरण शब्द इस्तेमाल किया है। जरूरी नहीं कि भारत में ही रहेगी, अमेरिका भी जाएगी, जापान भी जाएगी, जर्मनी भी जाएगी, सिंगापुर भी जाएगी, दक्षिण अफ्रीका भी जाएगी, कहीं पे भी जा सकती है। तो वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल, जिनके पास कुशल है, IITR है, एआई को जानती है, कंप्यूटर को जानती है, स्पेस को जानती है। हमारी सुनीता बहन पड़ी है वहां पर, नहीं समझे? और एक गई बेचारी कल्पना जी, तो नासा में झंडे गाड़ी, अभी बिगाड़ रहे। कहने का मतलब कुशल होना चाहिए, युवा होना चाहिए, और अविवाहित महिलाओं के द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। तो मर्सिडीज क्या हमारे गांव में चलाएगी? है? चलाएगी? बंबई बेंगलोर में नहीं चलाएगी भाई। तो आराम से, जहां पर पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कशन किया था, सुविधा है। 5 लाख रुपए महीने की कंपनी धनबाद में देगा कोई, है कि अमरावती में या नागपुर में देगा कोई? जाना पड़ेगा चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली या कोलकाता, है कि नहीं? उसके बाद इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिल्कुल, अब पैसा आ जाएगा तो सारी स्वतंत्रता आ जाएगी। पैसा नहीं होने पर ही कुछ स्वतंत्रता का मोल नहीं होता मेरे भाई। घर में भी आपकी इज्जत तभी है जब आप 4 पैसा कमाते हो। भाई बेरोजगार है, बहन 5 लाख रुपए कमा रही है, तो किसको आना चाय पहले मिलेगी? तुमको मिलेगी, बेरोजगार को। भले आप पुरुष हो, कोई मतलब नहीं उसका, कोई जरूरत नहीं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अबाधित पैसा से हो गई है। और परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? परिवार को अगर लड़की सपोर्ट करती है आर्थिक रूप से, तो वो तो जो है मैसा मर्दनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है? दूसरा एक पक्ष ये भी है कि लड़की अगर महानगर में रहेगी, हजारों किलोमीटर अपने घर से दूर, तो माँ बाप से कटी कटी सी होगी, और इसी से एक अकेलेपन का एहसास, और जो मैंने पहले 7वें क्वेश्चन में चर्चा किया था, जो इस टेलीग्राम की रिपोर्ट में भी होगा, उस प्रश्न के या उस जो आर्टिकल है उसके कुछ कंटेंट को इसके साथ मिलाकर आप, इसीलिए मैंने उस पीडीएफ में सारा का सारा ले लिया, ताकि इस प्रश्न का भी उत्तर के लिए मटेरियल आपके पास बना रहे। लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समानताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। बिल्कुल गहरा सहसंबंध है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल वेरिएशंस और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। तो सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समताओं के बीच में एक गहरा सहसंबंध है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे कि आप देखते हैं, पहले महाराष्ट्र में कोई औरतें शादी ब्याह की बारात में नाचती नहीं थी, लेकिन टीवी वगैरह के माध्यम से जब पंजाबी औरतें शादी ब्याह में, है ना, आपको जो है प्राथमिकता से नाचती है, तो ये प्रचलन पूरी दुनिया में चल पड़ा। दूसरा, पंजाबी ड्रेस हर महाराष्ट्र का कोई भी स्टेट हो, वहां की लड़की पहनती है, क्योंकि पहनने में कंफर्ट है। गाड़ी भी चला सकते, 2-4 फाइड भी लगा सकते, खाना भी बना सकते, पानी भी भर सकते, कपड़ा भी धो सकते, बर्तन भी धो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परंपरागत पोशाक पहनेगी तो सबसे पहले तो उसी को संवारना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा। अभी देखा होगा आपने, है ना, कि करवा चौथ, अब करवा चौथ सामान्यतः पंजाब हरियाणवी औरतों का त्योहार होता है, लेकिन आजकल मराठी, गुजराती सब मनाना शुरू कर दी। सामान्य तौर पर ये हिंदी भाषी लोगों का, है ना, त्योहार होता है, बड़ा पवित्र त्योहार होता है, लेकिन आजकल सारी दुनिया मना रही, क्योंकि टीवी और
आपको जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ये बड़ा सीन था, बड़े लोग रोते थे, महिलाएं तो बस वहां से ये प्रचलन शुरू हुआ। तो हमारे देश की विचित्रता और आश्चर्यकारिता ही ये है कि हम विविध भाषी लोग हैं, विविध त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन हम लोग खान पान त्योहारों में हम पंजाबी भी डिशेस खा लेते हैं, आजकल तो हम थाई और चाइनीज भी खाने लग गए, तो मंचूरियन खाना शुरू कर दिया, इतना ही नहीं मोमोज भी खाना शुरू कर दिया हमने। तो खान पान में, वेशभूषा में और कुछ चीजों में, तो हिंदू है या आपको मराठी है तो वो गुरुद्वारे भी चला जाता है, कुछ कुछ हिंदू मस्जिद भी चले जाते हैं, कुछ कुछ मस्जिद जो मंदिर में भी आपको मुस्लिम भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन क्या है, कुछ राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस सांस्कृतिक संघटता को और सांस्कृतिक सहसंबद्धता को और सामाजिक वातावरण को जरा सा जहरीला बनाने की कोशिश करते हैं चंद वोटों के आना खातिर। तो हमें इस बारे में थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। इतना ही यहाँ पर लिखना था आपको। तो ये 250 शब्दों में लिखने के लिए पर्याप्त आपके पास में समय था, मौका भी था और आपको जो है मटेरियल भी था। तो मित्रों, शायद मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं कल इसी तरीके से दूसरे एपिसोड में, एक आज का ही पेपर सेकंड और एसे का पेपर लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।